सारे भाइयों ने राम राम. Welcome to the fourth episode of the Randomness Pod. And today we have with us Dr. Kush Devar. Dr. Kush has done his PhD in Mallavidya from Deccan College, Pune. He has been a Teach for India Fellow and he now works as a consultant for Department of Archaeology, Haryana government. Kush, आपका बहुत बहुत स्वागत है Randomness Pod में. Kush works with the Department of Archaeology, Haryana government. आज हम इनसे हरियाणा की ही इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं. सो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कुश. थैंक यू, आपने मुझे अप्रोच किया उसके लिए. एंड मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं खुद हरियाणवी नहीं हूँ पर हरियाणा से मुझे काफ़ी कुछ मिला है. सो अगर जो मैं किसी तरह से इस प्रदेश को कुछ दे सकूँ, कुछ 2%, 10%, 5%, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो ये मैं आपको बता दूं कुश की वो राजेश खन्ना वाली आदत है कि आप ना जाने मुझे समझते हैं कि हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं. पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट में विल ट्राई टू डाइव डीप इनटू दैट. सो लेट्स बिगिन. या तो कुश एक लिखित इतिहास होता है एंड देन देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट वी फाइंड एंड जियोग्राफी, जियोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट. सो we also know that before this Gondwana plate, it subsided into Eurasian plate. ये landmass तो तब भी था. जी. So what are the earliest evidences of life, or if I become more specific, of human, मानव पद चिन्ह उस भूमि पर कब के मिलते हैं जिस भूमि को आज हम हरियाणा बोलते हैं? जैसे आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी इन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया. तो बेसिकली हमें इसके पहले हम हरियाणा का इतिहास जानें. हमारे लिए हरियाणा का भूगोलिक मानचित्र पे और इतिहास में क्या अहमियत है, महत्व है, वो जानना ज़रूरी है. ओके. हरियाणा नॉर्थ से शिवालिक रेंजेस से ढका हुआ है और एकदम साउथ में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में टुवर्ड्स दिल्ली ये है अरावली रेंज. अब अरावली रेंज जो हैं वो पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतशिला या पर्वत शैली है. पर्वत श्रृंखला पर्वत श्रृंखला है. और शिवालिक्स को हम लेसर हिमालयास कहते हैं, जो कि बहुत ही नए हैं. हाँ, जो अभी कंपैरेटिवली नए हैं. तो हमें अरावली और शिवालिक में ये एविडेंस मिलते हैं कि जैसे आपने पूछा कि हु वर द फर्स्ट पीपल टू वॉक ऑन द लैंड दैट वी कॉल हरियाणा टुडे. हमें शिवालिक में, नॉट इन द हरियाणा पार्ट बट हिमाचल प्रदेश के पार्ट पे, एक प्री हिस्टोरिक साइट मिली है मसौल. ओके. जो आइसर मोहाली और थोड़े से फ्रेंच टीम ने एक्सकवेट करी थी. एंड वो वहाँ की आप देख सकते हो तो फॉसिल्स और जो भी वहाँ पे डेटिंग हुई है एनिमल रिमेन्स पे, वो 2.6 मिलियन ईयर्स पुरानी है. ओके. वाओ. एंड मेरी ही एक बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं शांति पप्पू, प्रोफेसर शांति पप्पू फ्रॉम शर्मा हेरिटेज. उन्होंने अपनी टीम के साथ एक्सकवेट किया था अतिरम पक्कम. जो एक्सकवेशन एक्चुअली, उस एक्सकवेशन ने लोगों के होश उड़ा दिए थे. ओके. क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमें 1.75 मिलियन ईयर्स पुरानी डेट्स मिल रही हैं. फिर मसौल ने 2.6 दी. तो हरियाणा, क्योंकि मसौल हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है, शिवालिक रेंजेस तो हमारे पास भी हैं पंचकुला, यमुना नगर की तरफ. और अरावली रेंजेस पे हमें मैंने और मेरी जो डेप्यूटी डायरेक्टर मैम है डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य और हमारी टीम और साथ में थोड़े से लोकल लोग जो मांगर बनी के आसपास रहते हैं, उन लोगों के साथ हमने फील्ड वर्क किया. तो हमें प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, पेट्रोग्लिफ्स और थोड़े से ओपन एयर स्टोन टूल साइट्स मिले, जो तकरीबन हम 90,000 ईयर्स से लेके 10,000 8,000 साल पुरानी
के बीच में ये सारी साइटें आती हैं। ओके। पर हरियाणा में प्राग ऐतिहासिक काल और व्हाट वी से प्री हिस्टोरिक पीरियड, इन पे ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है, ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है। पर ये जितने भी अवशेष हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि हरियाणा में बहुत सारी पुरानी साइटें हैं और आप समझ लो 1,90,000 साल, 2 लाख साल पुराने भी यहाँ पे हमारे पूर्वज चलते थे, पद चिन्ह थे उनके। वाह, मतलब अगर उन्हें हम अपना ही मानना भी चाहिए मेरे ख्याल से, तो कुछ 1 लाख 2 लाख साल पहले तक यहाँ पर मानव सभ्यता, तो मैं तब तक नहीं कहूँगा, लेकिन ह्यूमन ट्रेसेस मिलते हैं कि तब इंसान यहाँ पर थे, मानव जाति यहाँ पर थी जी। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, नहीं जी। और फिर उसके बाद ऐसे क्या बदलाव आए और कैसे फिर सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम अब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि सरस्वती नदी के ऊपर भी एक डिबेट थी, एक बहस थी, वो भी, उस पर भी बातें खुल के सामने आई हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, वो सिर्फ वो खुद एक लंबा पीरियड नहीं है। उसको भी काफ़ी भागों में तोड़ा जा सकता है और गया है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेलियोलिथी, मिसोलिथी, नियोलिथिक। ये नियोलिथी पीरियड जो है, जो मतलब आप समझो प्राग ऐतिहासिक के अंतिम क्षण जो थे, यहाँ पे हमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नोमैडिक लाइफस्टाइल से ज़्यादा मिलने लगी। नोमैडिक मतलब लोग अपनी छोटे छोटे कबीलों में खाने के तलाश में, रहन सहन के तलाश में घूमते थे। अब वो घूमते थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जनसंख्या कम थी। कंपटीशन जैसे बढ़ा, जीव जंतु जैसे कम होने लगे, वैसे ही इन लोगों ने सोचा कि अब तो हमें खाने के लिए कोई नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एंड दैट इज व्हेन वी सी नियोलिथिक पीरियड, which also some people, or it is also called new stone age, okay, because this is the first time we see stone age period में precedence of agriculture। अब खेती बाड़ी हो रही है तो आपको एक जगह पे रहना ज़रूरी है। खेती बाड़ी अच्छी हो रही है तो आपको खाने के वांधे नहीं है। अब खेती बाड़ी बहुत ही बड़ी तादाद में हो रही है तो कुछ लोग इसको संभाल सकते हैं, बाकी के लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब उनको अब अलग अलग ऑक्यूपेशंस लेने का एक, आप कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है। Absolutely. तो दैट इज व्हेन वी सी स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं थे, वो अपने रहन सहन, खान पान, ऑक्यूपेशन, इन सब के मुताबिक अलग अलग कार्य करते थे। और इसी के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हम जो आर्कियोलॉजिकल मेथड्स में कहते हैं मटीरियल रिकॉर्ड, मतलब जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड खोदते हैं तो हमें ज़्यादातर स्टोन टूल्स ही मिलते हैं। मतलब जो अवशेष थे उनमें हमें ज़्यादा वैरायटी मिलने लगती है। वी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू विच आवर एंसेस्टर्स वो नई नई चीज़ें बना पा रहे हैं। क्यों? उनके पास टाइम है, उन्होंने नए नए आविष्कार किए, उन्होंने आग की लपटों को, जिसको हम पायरो टेक्नोलॉजी कहते हैं, पायरो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी सभ्यताओं में। सिर्फ हमारी नहीं, पूरे विश्व की। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज वेयर वी सी द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या सभ्यता के साथ जोड़ते हैं। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे कहा जाता है, अब इसको प्रोटो हिस्टोरिक क्यों कहा जाता है? फॉर द फर्स्ट टाइम हमें रिटन रिकॉर्ड मिल रहा है, बट रिटन रिकॉर्ड के साथ हम उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं।
प्रोटो बेसिकली मीन्स, प्रोटोस इन ग्रीक मीन्स इन द बिगिनिंग। मतलब ये हमारे ऐतिहासिक काल का शुरुआत हो रहा है। ओके। पर हमने इसको एक सेपरेट पीरियड बोला है क्योंकि हमें इस पीरियड में अभी भी कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिले हैं जो लिखित रूप से मिले हैं हमें। फिर जब लिखित रूप से हमें सारा हमारा इतिहास पता चलता है, हम उसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। पर सिर्फ यही एक सभ्यता नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में। ओके। जैसे राजस्थान में थे आहर बनास, गाणेश्वर जोधपुरा, मध्य प्रदेश में था मालवा, यूपी एरिया में था कायथा, महाराष्ट्र में था सवालदा और जोरवे। तो ये सब जो छोटी छोटी सभ्यताएं थी, या आप इनको सोसाइटीज बोलो, समाज बोलो, कुछ भी बोलो, ये लोग सिंधु सरस्वती के लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे थे। ये लोग उनके साथ काम करते थे, उनके साथ व्यापार करते थे, और सिंधु सरस्वती सभ्यता की तरह ये लोग भी दूर दूर के देशों के साथ व्यापार करते थे। तो क्या इन समाजों को हम कबीलाई कह सकते हैं, या ये और दीज वर वेल डेवलप्ड सिटी अर्बन स्ट्रक्चर्स? सो अ लॉट ऑफ साइट्स व्हिच वर एक्सकवेटेड, फॉर एग्जांपल आहर बनास, एंड उसमें गिलुंद करके राजस्थान में एक साइट एक्सकवेट हुई है, बालाथल हुई है। हमें प्रॉपर अर्बन सेटलमेंट्स मिले हैं। ओके। 90 डिग्रीज स्ट्रीट्स एंड ऑल। मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्रीज वगैरह तो नहीं कह सकते, बट स्टिल मतलब हम सी व्हेन वी से व्हाट इज एन अर्बन सेटअप, ओके, एन अर्बन सेटअप इज डिनोटेड थ्रू सर्टेन डेवलपमेंट्स, जैसे स्क्रिप्ट आना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आना, फिर स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी होना, फिर साइज ऑफ द सेटलमेंट, पॉपुलेशन साइज, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कि ये लोग कैसे सिंबलिज्म और अलग अलग चिन्हों के अलग अलग भूमिकाएं या उनके महत्व को दर्शित करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अर्बनाइज कहते हैं। ओके। अब ये तो चलो सिंधु सरस्वती सभ्यता सिर्फ 90 डिग्री रास्ते नहीं बना रहे थे, वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे थे। पर आजकल हमारी पुस्तकों में, स्पेशली स्कूल की किताबों में, यही सब छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं। तो हर एक बच्चा यही पढ़ के सीख रहा है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें पता नहीं क्या थी, सील ऐसे होते थे, फिर वेदिका काल आ गया, फिर मौर्य काल आ गया, महाजनपद आ गए, और ये सब चीज़ें मतलब इतनी हम कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं। अब जैसे अगर जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्री हिस्टोरिक खत्म हो गया, खत्म हो गए। हाँ, वैदिक काल शुरू हो रहा है, तो ये कि हड़प्पा जा चुका है एकदम। अब पाषाण युग की चीजें, जैसे हमें भी हड़प्पन काल में स्टोन टूल्स मिलते हैं। अब यार उन लोगों को अगर जो कोई चीजें स्टोन से करनी बेटर लगती हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे। आज हम भी कुछ लोग मिक्सी करते हैं, पर गांव में तो अभी भी सिलबट्टे से कूटते हैं ना। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मिक्सी है नहीं हमारे पास, और इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को टेक्नोलॉजी आती नहीं है या पता नहीं है, बट उनको पसंद है सिर्फ। तो ये भी एक नुआंस्ड व्यू है वैसे चीज़ों को देखने मतलब का। यही है कि लोगों को लगता है ए बी सी में ए बी और सी अलग अलग लैंडमार्क्स हैं और इनको अचीव किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। ओके। अभी भी आप देखो तो अफ्रीका में एक सैंड हंटर गैदरर ट्राइब है, जिनके स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक से हम लोगों को अब पता चला कि हम कैसे स्टोन टूल बनाते थे तब। इसको हम एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी और एथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। ओके। विच बेसिकली मीन्स आप आजकल की समाज सभ्यताओं लोगों को पढ़ो और उनकी तौर तरीके, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्निक से आप जो आपको पुराने अवशेष मिले हैं उनसे कनेक्ट करो। कि जैसे पॉटरी आज कुम्हार कैसे बना रहा है, आग का इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो अपनी भट्टी में, तंदूर कैसे बन रहा है। तो हम ह्यूमंस आर ह्यूमंस, हम तब भी तो ऐसे तो बनाते थे।
हम्म तो ये सब चीज़ें हमें परखनी ज़रूरी हैं। हम्म अब आपका जो सरस्वती नदी पे हाँ सवाल था। अब जैसे सरस्वती सभ्यता, और एज वी कॉल द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, 10 साल 12 साल पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट डेक्कन कॉलेज, we still used to use the word Vedic Saraswati. But right now, as I am talking to you, we use ancient Saraswati now. अब वैदिक से एंशंट क्यों ये यू कैन से हमारी कहने की स्टाइल बदली? वाई आर नॉमेनक्लेचर्स चेंज? बिकॉज सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द पेलियो चैनल्स, पेलियो चैनल मतलब जो नदी आज जैसे जा रही है वो किन किन जगहों से गुजर के आज आ रही है। नदी एक जैसी नहीं रहती, एक समान नहीं रहती, वो अपना कोर्स बदलती रहती है। तो उन कोर्सेज को स्टडी कर करके अब ये पता चला है कि जो आज घग्गर हाकड़ा, आज की वो पाकिस्तान में हाकड़ा मानी जाती है, यहाँ पे घग्गर। क्या घग्गर पाकिस्तान तक भी जाती है? हाकड़ा जाती है पर हाँ वो घग्गर ही है। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है हनुमानगढ़। हाँ जी, हनुमानगढ़ में वो जंक्चर आता है कि पाकिस्तान से वो इंडिया एंटर कर रही है। Is it the same river that's mentioned in Rigveda's Nadi Stuti? नासदीय स्तुति। यस, सो नासदीय स्तुति में इन नदियों का काफी विवरण और वर्णन किया गया है। और इसके अलावा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हरियाणा आज हमारे पास कोई भी पेरिनियल रिवर सिस्टम नहीं है, सारी सीजनल हैं। वैसे ही घग्गर की एक और ट्रिब्यूटरी चौतांग, जिसको माना गया है दृशद्वती ऑफ द वेद, चौतांग भी यहीं से गुजरती है। हाँ जी। और हमारी जितनी भी इंडस सरस्वती साइट्स या सिंधु सरस्वती साइट्स हैं हरियाणा में, वो इन रिवर बेसिन्स के अराउंड ही हमें मिली हैं। तो आप देखोगे जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलने को कहा जाता था और हमें पढ़ाया जाता था। पर आज की जो जनरेशन है उनको अब सिंधु सरस्वती बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक रिमोट सेंसिंग ने ये प्रूव नहीं किया था तब तक लोग सरस्वती नदी को वैदिक ही मानते थे, नॉट एन एक्चुअल वाटर बॉडी। ओके, बट बाकी नदियां भी तो वेदों में उनका वर्णन है ही, तो वो तो एक्चुअल थी। हाँ तो वो थी, क्यों मानना? हाँ। पर सरस्वती कौन सी थी वो नहीं पता था ना, अब वो पता चला। नहीं मतलब मेरा तो ये इसमें समझना है कि उसका पुराणों में भी वर्णन है, इसको बोलते हैं कि वहाँ है प्रयागराज में, और वेदों में तो उसका यही वर्णन था कि यमुना और सतलुज के बीच से एक नदी बहती है, और महाभारत में भी उसका वहीं पे पोजीशनिंग है। सो आई मीन सी, पुराण महाभारत में लिखा गया है, उसको हमें कोरॉबरेट करना ज़रूरी है। अब वो जो कोर्स उस टाइम पे उसका होगा वो आज तो नहीं है, तो कोर्स चेंज किया है अगर जो, तो आज की नदियों में वो नदी कौन सी है उस पे उसको अनुमान लगाना आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। जियोलॉजिकल स्टडीज इवन से दैट यमुना हैज आल्सो चेंज्ड इट्स कोर्स अ लॉट। Definitely, there is an example right in front of you. If you go to Humayun's tomb और फिरोज शाह कोटला और शाहजहांबाद, ये जितने मुगलों के या मिडीवल सिटीज हैं, इन सब मिडीवल सिटीज को बनाया गया था when they were on the banks of river यमुना। आज कहीं पे भी दिखती है। हाँ भाई, तो और ये तो हमारी लाइफ टाइम में ही हुआ है। एग्जैक्टली, तो हमारी हमारे हाँ, दादा मतलब दादा उनकी लाइफ टाइम में हुआ है। सॉरी फॉर दैट। हमारी में तो नदी खत्म हो गई है। मैंने तो देखी है भाई नदी का विनाश होते हुए। तो कौन सी वाली का देखा है? यमुना। लाइक you've seen actual water in Yamuna? As a child in some patches, yes. Like in where? In Delhi? So I live in Yamuna Par. Like मैं पटपड़गंज दिल्ली में, मैं पटपड़गंज का निवासी हूँ। Okay. तो निजामुद्दीन ब्रिज जो हमारा है वो यमुना के ऊपर से ही जाता है। हाँ जी। और जब से मैं बच्चा था तब वो कभी कभी फ्लोइंग होती थी। वो तो मतलब बारिश के टाइम पे ना? बारिश के टाइम पे, पर वाटर लेवल्स भी ज़्यादा थे और
हमें तब पानी के इतने इश्यूज होते नहीं थे जितने आज हैं। सर अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आती है तो राखी गढ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है. What's that? What are the excavations like? Is it something very significant that can prompt us to actually rewrite our history? I mean, every site has its own importance. Every site deserves to have its unique individuality. But as far as Rakhi Gadi is concerned, why is it considered such a huge discovery in today's day and age? हड़प्पन, अभी आप देखो, हमें इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा हड़प्पन आर्कियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है. जब अंग्रेज़ों के टाइम पे हड़प्पन आर्कियोलॉजी थी, तब वो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी साइटें ढूंढते थे. मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, धोलावीरा हो गई. पर अब हम मेरे डे एंड एज में मैंने खुद ने एक फतेहाबाद में साइट एक्सकवेट करी पिछले साल, कुणाल करके, रतिया के पास. Okay. कुणाल एक्चुअली हैज़ अ वेरी स्मॉल अर्बन एलिमेंट, but it has a very strong semi-urban, or you can say some people also call pre-Harappan elements. Wow, that's something. And हरियाणा हैज़, हमें राखी गढ़ी के बारे में पता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि सबसे पुरानी हड़प्पन साइट भी हरियाणा में ही है, भिरडाना करके, वो भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है. Oh. तो भिरडाना जहाँ से हम एक्सकेवेट कर रहे थे वहाँ से कुछ ही किलोमीटर था. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हड़प्पा, कोई भी बड़ा शहर अकेले बड़ा नहीं होता, उनको सैटेलाइट चाहिए होते हैं. Of course, yes. उनको छोटी, अब जैसे हमारे यहाँ मंडी लगती है, हमारे चंडीगढ़ में तो नहीं उगती ना वो सब्जी. अब दिल्ली है तो सोनीपत भी है. हाँ, अब पिंड पिंड से आती है. अब ये पिंड, इनकी अपनी एक भूमिका थी हड़प्पा को हड़प्पा बनाने के लिए, राखी गढ़ी को राखी गढ़ी. अब राखी गढ़ी is the largest Harappan site in India, Pakistan, Afghanistan combined. ऐसी 5 मेन सिटी सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं. मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखी गढ़ी, और 5वीं है गनवेरी वाला, जो पाकिस्तान पंजाब में है. तो इन 5 साइटों का मतलब आप समझो द स्प्रेड कि इनका जितना है, ओवर एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इवन, इन साइटों की का महत्व अलग तरीके से देखा जाता है. इसीलिए, और क्या है कि इन राखी गढ़ी को जब सबसे पहली बार डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने एक्सकवेट किया अराउंड 98-99, तो नाथ सर की जो डिस्कवरीज थी, दे वर quite mind-boggling, and they were very similar to the discoveries of Mohenjo-daro, Dholavira, Lothal, and Harappa. पर राखी गढ़ी on its own, is it rewriting the history? I think that's a tough question to answer right now. Okay. Because Rakhi Gadi needs to be explored Even for a really long time, because Dholavira, Mohenjo-daro, Harappa, all of these sites, they have been worked upon For decades. extensively. Yeah. So what you're suggesting here is that we should not jump to conclusion. I mean, That's something for us to learn, all of us. we should definitely not jump to conclusions. And one thing that मैं हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, बिफोर यू स्टडी हिस्ट्री, स्टडी द हिस्टोरियन. ये E.H. कार नाम के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, जिनकी ये लाइन मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती है. बिल्कुल. आप आजकल के डे एंड एज में जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको थोक के भाव पे फ्री में अवेलेबल है और अनगिनत मात्रा में अवेलेबल है, फ्री में तो नहीं अवेलेबल है, आपको अपना बहुत सारा टाइम देना पड़ता है. टाइम तो देना ही पड़ता है, अपनी समझ भी बेचनी पड़ती है. तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके अपने प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अभी जो वार्तालाप, जो चर्चा हम दोनों कर रहे हैं, उसमें भी हम दोनों के भी अपने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, बिल्कुल। हमारे बायसेस हैं। आप कुछ भी अनबायस नहीं कर सकते। ट्राई कैसे करें कितना अनबायस्ड रहा जाए? हर तरफ से आपको पढ़ना पड़ेगा, Yes, आपको सोचना पड़ेगा, जब आप थोड़ा कुछ ओपन बोलते- माइंड, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और आपको नॉन जजमेंटल वे से फैक्ट्स को परखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। फिर वहाँ से हड़प्पन सभ्यता से और हमें क्या क्या ऐसे अवशेष या साक्ष्य या एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें ये पता चले कि एक्चुअली यहाँ के लोगों का उस टाइम पे अगर धर्म था तो क्या था? क्योंकि धर्म के मायने अब बहुत अलग हैं। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने व्यूअर से, जब मैं बोलूँ क्या धर्म था, तो धर्म का मायना आज अलग है, 1000 साल पहले अलग था, वैदिक काल में कुछ और था, और शायद हड़प्पन सभ्यता में कुछ और ही था, है ना? जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जो कुछ प्रथम आर्य थे वो आत्मन या किसी सुप्रीम बीइंग की खोज नहीं कर रहे थे, वो जीवन के उल्लास में ही इतने डूबे हुए थे कि उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ एक राइचियस लिविंग था, certain laws for them, you know, just the right way to do things. Yeah, way of life. Yeah, way of life. So yes, तो उस समय से हमें ऐसे क्या evidences मिलते हैं? So to comment on Dharam, I thank you very much for talking about it in such a way so that लोगों को वो, हाँ मतलब आज the thing is हर एक चीज़ contextual होती है। हाँ अब फॉर एग्जांपल जो मेरी बचपन की लैंग्वेज थी, अब ग्रामरली भी मैं कुछ अपनी बचपन की लैंग्वेज लिखूंगा तो वो आज के इंग्लिश के हिसाब से मुझे करेक्ट करेगा। सो थिंग्स आर कंटेक्चुअल एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ एज फार एज स्पिरिचुअल, रिलीजियस, धार्मिक बिलीव्स ऑफ द हड़प्पन पीपल इज कंसर्न्ड, हमें बहुत ज़्यादा फायर मिल रहा है, मतलब यूज ऑफ फायर फॉर रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। एंड जो साइट हमने अभी एक्सकेवेट करी कुणाल, वहाँ पे हमें एक ह्यूज प्लेटफॉर्म मिला है वेयर यू नो वी आर सर्टन कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ तो होती ही होंगी। अब वो आहुति चढ़ती होगी, क्या होती होगी, वो उसके ऊपर अभी टिप्पणी देना मुश्किल है। बट इट समवेयर कनेक्ट्स अस टू आवर रीसेंट पास्ट आल्सो। एंड आप देखो वेदों में भी अग्नि को अ ब्रिज बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज एंड द अर्थली बॉडीज बोला गया। हाँ, एंड अग्नि के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे आहवनीय, गारपत्य, बेसिकली the fire for religious purposes, the fire for the kitchen, and the fire inside you, right? I mean, the symbolism of fire is very important. That also shows us how important was sun and fire was for us. I mean, जो ये druidism, animistic, जो nature worshippers जिनको बोला जाता है, हमें definitely पता है, और ये लोग आज भी exist करते हैं। शायद हम में भी कुछ ना कुछ उनका हिस्सा है आज भी। हम भी जो भी हमारे यू कैन से सेलेस्टियल बीइंग्स हैं अपने अपने रिलीजन्स में, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ नेचर इन देम। शायद आज भी बचपन में जब हम सेल यूज़ करते थे, जब वो ख़त्म हो जाते थे, हम उन्हें सूरज के नीचे रख देते थे, जो दोबारा चलते थे तो हम भी ऐसे करते थे सूरज को, कहीं ना कहीं। समझ रहे हो कितनी सीधी सी बात है? यस, पर बहुत गहरी है। एंड इसके अलावा हमें कहीं कहीं पे जहाँ टेराकोटा फिगरीन्स मिल रही हैं, मतलब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को लगता है हड़प्पा थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सेम लोग थे। सेम लोग नहीं थे। जहाँ तक सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें, और ये हम बात करें कि सब लोग एक जैसे नहीं थे, मतलब डाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है वो सब जगह होती है, और हर साइट में कुछ अवशेषों से हमें ऐसा भी पता चलता है कि कई चीज़ें स्टैंडर्डाइज थी। जैसे हम जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं, वो मैच्योरिटी पे तब आया जब स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सपांस बढ़ता है। तो जैसे ब्रिक साइज है, रेशियो, ब्रिक रेशियो की बात करी जाती है, पॉटरी टाइप्स की बात करी जाती है, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, इन सब की बात की जाती है, तो कई तौर तक हमें स्टैंडर्डाइजेशन मिलती है। बट अगर जो हम आर्ट, जैसे पॉटरी पे सिंबल्स, मोटिव्स,
इनकी बात करें, हड़प्पन सील्स की बात करें, या हम लोग फिगरीन्स की बात करें, तो वो काफ़ी रीजनल वेरिएशंस हमें दिखते हैं। और पॉटरी में भी बहुत रीजनल वेरिएशन दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि लोग, उनके आर्ट स्टाइल्स अलग थे, उनके सोच विचार, उनकी विचारधाराएं अलग थी। I mean, Kush, even after so many years of living in globalization, we still are so different. So ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि like we are talking about like 7,000 years back, people must have been different. एक एक गांव में इतना बदल जाता है, जी तो उसी तरह से हमें देखना चाहिए उसको। बिल्कुल। अब जैसे हमने कुनाल में एक्सकवेशन किया, पर कुनाल में हमें कोई बरियल साइट नहीं मिली, बट राखी गढ़ी में मिली, फरमाना में मिली। फरमाना कहाँ पे है? फरमाना रोहतक। ओके। ये भी एक काफ़ी अच्छी मेच्योर हड़प्पन साइट है जो एक्सकवेट हुई थी अर्ली 2000s में। सो द थिंग इज कि डिस्पोजल ऑफ डेड ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर सुपरस्टिशंस, योर रिलीजन, योर cultural and social belief systems, and not every site is the same. There is a certain amount of continuity, yes, and continuity रहनी चाहिए। कहीं पे हमें बरियल्स मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं, कहीं पे हमें पॉटरी में कुछ स्पेशल पैटर्न्स मिलती हैं, कहीं पे नहीं मिलती हैं, कहीं पे फिगरीन्स, जिनको हम टेराकोटा फिगरीन कहते हैं, वो मिलती हैं, कहीं अगर जो हमें मदर गॉडेसेस बहुत मिल रही हैं तो एनिमल नहीं मिल रही, कहीं पे हमें एनिमल मिल रही हैं तो कोई और टाइप की नहीं मिल रही। तो मतलब हेट्रोजेनिटी इन होमोजेनस कल्चर भी होती है। सो मदर गॉडेसेस का आपने जिक्र किया, हड़प्पन सभ्यता में या उस काल की जो अर्ली हिस्ट्री है, जो प्री हिस्ट्री बोलेंगे, प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे, उस समय में मदर गॉडेसेस के ट्रेसेस हैं कि ऐसा कुछ था? हाँ, और ये मदर गॉडेसेस सिर्फ हमें हड़प्पन काल में नहीं है। जो जैसे मैंने आहार बनास और गणेशपुर जोधपुरा राजस्थान में बात करी, वहाँ भी जो कुछ साइटें हैं जैसे पुरानी मारमी, ओजियाना, यहाँ पे भी मिली हैं मदर गॉडेसेस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें रीजनल या यू कैन से डिफरेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो हमने बात की थी, यहाँ से हमें पता चलती है। अब जैसे आज कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, कुछ शाक्त संप्रदाय में मानते हैं, कुछ किसी और बाबा में मानते हैं, कुछ दशनामी हैं, कुछ बैरागी हैं। इस्लाम में भी आप देखो सुन्नी शिया ही नहीं है, इनमें भी काफ़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। अहमदिया हैं, फिर जैसे आगा खानी इस्माइली हैं। तो जो आप मदर गॉडेसेस की बात कर रहे हैं, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का टैग है, ये डाइवर्सिफिकेशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें कई तरहों से दिखता है। जैसे वेशभूषा होती है हमारी, हमारे हेड गियर्स होते हैं, हमारी लैंग्वेज होती है, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, हमारे उच्चारण कैसे होते हैं। तो सिमिलरली जो मटेरियल कल्चर है उसमें भी ये सब चीज़ें दिखती हैं। मेरा दिमाग ना इस तरह से चलता है, आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। आपने प्रोटो हिस्ट्री में मदर गॉडेसेस की बात की, तो मेरे दिमाग में आज के कुछ शक्तिपीठ आए जहाँ पे हम फीमेल डिविनिटी को या एक शक्ति को या एक मदर फिगर को ही हम सैक्रेड मानते हैं या उनको वर्शिप करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूटी। ऑफ कोर्स, एंड नॉट जस्ट इन से द वर्शिप ऑफ द शक्ति और द मदर गॉडेस, but also in our practices, our rituals, our sciences. Most of things are something that we have inherited from our ancestors, and we just try to tweak and make them better, and make them more useful to the context we are in. हम हड़प्पा सभ्यता से अब वैदिक साहित्य की ओर आते हैं। वैदिक साहित्य में जैसे अभी आपने बताया, कुछ चीज़ पहले जो एक माइथोलॉजिकल समझी जाती थी, आज वो पेलियो चैनल्स के स्टडी के बाद एक तथ्य बन गई है। सो मेरे ख्याल से वैदिक साहित्य में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके जिनकी खोजबीन अगर हो और तो बहुत सारे साक्ष्य हमें मिल सकते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य से भी हरियाणा का एक बहुत जुड़ाव रहा है। तो हरियाणा के बारे में उसमें क्या लिखा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
आर्कियोलॉजी में जो सबसे बड़ा गैप है when it comes to material culture for us today, it is this period, the Vedic period period. which based on the literature जो हम जिसको हम वैदिक काल कहते हैं, जिसमें अर्ली वैदिक आता है, कोई लेट वैदिक, एंड मतलब ऐसे अलग अलग इसमें डिबेट्स चलते हैं। जितना हमें लिटरेचर बताता है इसके बारे में, इस काल के बारे में, इतना हमें पुरातत्व आज तक नहीं बता पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके नहीं बताएगा। जैसे आपने बोला कि सरस्वती में जब बहुत अच्छी रिसर्च हुई तो कुछ तथ्य बाहर आए। पर इसका एक कारण ये भी तो हो सकता है कि जैसे हम ये पढ़ते हैं कि जो वैदिक लोग थे, they were not very concerned about building huge monuments, you know, but हाँ, उसको एक आयरन एज से ज़रूर जोड़ा जाता है, ये चैरियट्स, समथिंग लाइक दैट। तो तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं कि they were, those people were specifically not concerned with materialistic stuff as the earlier ones or the people who, you know. अब आपने जैसे आयरन की बात करी, तो when we compartmentalize our past, जैसे प्री हिस्टोरिक, अर्ली हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, मिडिवल, another way of compartmentalization is through the usage of the technology, stone age, copper age, iron age, right? तो अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ों को जांचने और परखने के। पर अब आपने आयरन की बात करी, तो जो विंध्या के ऊपर, जो इसको हम कॉमन पार्लेंस में नॉर्थ इंडिया कहते हैं, विंध्या के ऊपर जो आयरन एज साइट्स हैं, जिनको हम एट्रीब्यूट करते हैं महाजनपदों के साथ, पर जो विंध्या के नीचे हैं आयरन एज साइट्स हैं मेगालिथिक साइट्स, जिनका मटेरियल कल्चर, जिनकी सेटलमेंट पैटर्न और जिनका एवरीथिंग आर्कियोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बट दे आर कंटेम्पररी, राइट? एंड सम ऑफ देम आउटलिव ईच अदर ऑल्सो, बट ये पॉकेट्स में ज़्यादा होते हैं मेगालिथिक। जैसे हमें साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिले हैं, हमारे हरियाणा पंजाब में नहीं मिले हैं, गुजरात में नहीं मिले हैं। तो हमें आयन, इसीलिए हम कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ों, जैसे हमने आयन का इस्तेमाल करना, अभी सनौली में एक चैरियट मिला है, अब उस चैरियट के ऊपर भी और रिसर्च करनी बाकी है। मैं भी वेट कर रहा हूँ सनौली का जब रिपोर्ट आएगा तो उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इतिहास से हमें ये पता चलता है कि हरियाणा जो आज जो क्षेत्र है, दैट वाज अंडर कुरु महाजनपद। सो व्हाट वाज दैट ईरा लाइक? हम जो ये 16 महाजनपद, जो हम 16 महाजनपद कहते हैं, ये जयदेव की गीत गोविंद के वर्णन के मुताबिक हम इनको 16 महाजनपद में डिवाइड करते हैं, जिसमें से कुरु एक बड़ा जनपद था, जो इवेंचुअली फिर बाद में मौर्य काल, मगध के अधीन हो गया, को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। पर हम पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो फर्स्ट कॉइनेज हमें इंडिया में मिलती है, उनके मुताबिक हम जनपद कॉइनेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर इसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं। ओके। जैसे इन कॉइन्स पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि सिंबल्स हैं। अब कुछ लोग सर्टेन सिंबल्स को एट्रीब्यूट करते हैं सर्टेन जनपद के साथ, कुछ लोग नंबर ऑफ सिंबल्स को एट्रीब्यूट करते हैं जनपद के साथ। तो अभी इसमें भी हमें ब्लैक एंड वाइट आंसर्स नहीं मिले हैं। पर यस, हरियाणा डेफिनेटली केम, अ ह्यूज चंक ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा डेफिनेटली केम अंडर द कुरु जनपद। क्या ये कुरु वही कुरु हैं जिनका हमें महाभारत में वर्णन मिलता है? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट महाभारत एंड रामायण की जहाँ आर्कियोलॉजी की बात करें, तो हमें आर्कियोलॉजिकली अभी उस पर काम बाकी है। बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी है। पर बस मैं हमारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आर्कियोलॉजी में कैसे देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए जानना ज़रूरी है। जब हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी में हमें महाभारत और रामायण को, जब प्रोफेसर बीबी लाल ने
एक्सकवेशन स्टार्ट किए थे, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, ऐसी थोड़ी सी साइट्स जो रामायण में हमें मेंशन्ड हैं। तो वहाँ पे उनको पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, ये अलग अलग लेवल्स पे मिली थी। तो इन्होंने पेंटेड ग्रे वेयर महाभारत को अस्क्राइब करी और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रामायण को। बट जैसे ही साल आगे बढ़े और उनके साथ साथ और नए आर्कियोलॉजिस्टों ने थ्रू आउट गंगा यमुना दोआब, फिर अयोध्या से लंका के रास्ते में थोड़ी जी साइट्स आती है, वहाँ पे एक्सकवेशन किए, तो पेंटेड ग्रे वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो साइट्स हैं वो काफ़ी ओवरलैप करने लगी। मतलब अगर जो पेंटेड ग्रे वेयर कहीं पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की एकदम साथ मिलता था, कहीं पे नीचे मिलता था, कहीं पे ऊपर मिलता था, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। तो इस पे एज फार एज आर्कियोलॉजी इज कंसर्न्ड हमें कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, हमें कोई ऐसा तथ्य, प्रूफ, जो जिसको हम कंक्लूसिव एविडेंस कहें, वो अभी तक सामने नहीं आया। हाउएवर दैट डज नॉट मीन वी माइट नॉट गेट इट इन द फ्यूचर, बट सबको ओपन माइंड रखना पड़ेगा। एंड अभी इस पे कोई भी कंक्लूसिव रिमार्क देना मेरे लिए जायज़ नहीं होगा।